दर्शकों, आज हमारे साथ है डॉक्टर सूरज जी चौरे, जो कि सौंदर्य सिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अ, ये बाल झड़ना ये क्या प्रक्रिया होती है, किस किस कारणवश अपने ये बाल बाल झड़ते हैं। बाल गिरना, इसके बहुत विविध कारण हैं। बेसिकली हमें ये समझना चाहिए, ये समझना जरूरी है कि बालों का गिरना किस तरह का होता है। बेसिकली दो तरीके से बाल गिरते हैं। एक तरीका होता है जिसमें एक पैटर्न में, पर्टिकुलर पैटर्न में बाल गिरते हैं। सर के एक पर्टिकुलर एरिया से बाल जाते हैं, जिसे हम फीमेल पैटर्न या मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। आपने पुरुषों में देखा होगा कि कान के ऊपर और कान के पीछे में हमेशा बाल बने रहते हैं। जो बीच वाला जो पोर्शन होता है वहां के बाल चले जाते हैं, जिसे पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। इसी तरह का हेयर लॉस फीमेल्स में भी होता है। दूसरा एक हेयर लॉस होता है जिसमें सर के ऊपर से सरी के प्रमाण में बाल चले जाते हैं, उसे डिफ्यूज हेयर लॉस बोलते हैं। तो जैसे बालों का गिरने का प्रकार है, उसी तरह से उसी के हिसाब से कारण भी है इनके। मुख्यतः जो कारण है बाल गिरने का वो है आनुवंशिकता। इसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। जो पैटर्न हेयर लॉस होता है, जो मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, इसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, वो कन्वर्ट होकर डीएसटी हार्मोन बन जाता है। इस वजह से एक पर्टिकुलर पैटर्न में हेयर लॉस होता है। ये जो हेयर लॉस है 99% केसेस में आनुवंशिकता होती है, आनुवंशिक होता है। और जहाँ पे आनुवंशिकता होती है, ये जीन्स की वजह से होती है। और जीन्स की वजह से जो हेयर लॉस होता है वो आमतौर की उपचार के लिए ज़्यादा प्रतिसाद नहीं देता है। दूसरे जो कारण है हेयर लॉस के, उसमें एक तो थायराइड नाम की एक ग्रंथि होती है हमारे गले में, उसका फंक्शन कम ज़्यादा होने से हेयर लॉस हो सकता है। आपका दूसरा मुख्य कारण है कुपोषण, जैसे हम माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। शहर में देखेंगे कि लोग खाना पीना तो सही ढंग से खा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व है जैसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे विटामिन ए, ई, विटामिन बी, विटामिन डी, और इस तरह के जो कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इसकी जो कमतरता होती है उसके वजह से भी हेयर लॉस होता है। एक होता है पोल्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पोल्यूशन। आज जो जिस स्थिति में हम रह रहे हैं शहरों में, उसमें पोल्यूशन की इतनी ज़्यादा मात्रा हो गई कि बाल गिरते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। आपके शरीर, आप जिस स्ट्रेस में, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मात्रा में हेयर लॉस होता है। बालों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करना, जैसे आप बालों को पर्मिंग करते हैं यानी स्ट्रेट करते हैं, कर्ली करते हैं, इससे जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि बालों के लिए एक कोई इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, या कोई मेडिकेशन, जैसे कीमोथेरेपी के बाद आपने देखा होगा कि सर के ऊपर के बाल पूरे बहुत जल्दी पूरी तरह से चले जाते हैं। रेडिएशन हो या कोई स्कारिंग हो, एक ऑटो इम्यून डिसीज होता है जिसमें ऐसे गोल गोल पैचेस पड़ते हैं हमारे सर के ऊपर, जिसे हम चाय लगना बोलते हैं या उंदरी लगना बोलते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। कहलाता है जो पैटर्न, जैसे अभी हमने बात की है, जेनेटिक हेयर लॉस होता है, जिसे पैटर्न हेयर लॉस जो होता है, जो पुरुषों में और फीमेल्स में भी होता है, मुख्य ज़्यादा प्रमाण में पुरुषों में होता है। तो ये जो हेयर लॉस है अनुवांशिक होता है। पिताजी या मामा जी, इनमें से अगर किसी को हो तो नेक्स्ट जनरेशन में उसी तरह का हेयर लॉस होता है। और ये जेनेटिक होता है, प्योरली जेनेटिक होता है। जहाँ पर भी अनुवंशिकता होती है, ये जेनेटिक होती है, जेनेटिक ओरिजिन से होती है। हेयर लॉस होना ठीक है, हेयर लॉस तो हो गई, लेकिन इसके ऊपर में क्या इलाज और क्या उपचार है, और आपके पास में जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रक्रिया है कि ये किस प्रकार से होती है, अपने शहर में नाम है इस प्रक्रिया के लिए, तो क्या प्रक्रिया रहेगी, जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। तो देखिएगा, पहले जब भी बाल गिरने की समस्या से कोई हमारे पास आता है, तो पहले हम तो उनकी पूरी तरह से जांच करते हैं। एक बार जांच करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये आनुवंशिक है या दूसरे किसी कारण की वजह से है। अगर वो कारण का निदान, यानी कंप्लीट निदान करके, कंप्लीट डायग्नोसिस करके, फिर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। एक जो होता है अनुवंशिक या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, जो पैटर्न हेयर लॉस होता है, इसमें कोई भी मेडिसिन मुख्यतः काम नहीं करती। इसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, पीआरपी, लेजर, टेलीमेडिसिन, कुछ भी कर लीजिएगा, जो जीन्स है हम रिपेयर नहीं कर सकते या जीन्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इससे जेनेटिक जो हेयर लॉस का कारण है उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, तो उसमें मेडिसिन से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे अभी अर्ली हेयर लॉस हो गया है,
या बाकी थायराइड की वजह से, जॉन्डिस की वजह से, या किसी मेडिकेशन की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, इससे जो हेयर लॉस होता है, इसमें डेफिनेटली मेडिसिन काम करती है। हमारे पास साइकिलिक ट्रीटमेंट है जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हम पेशेंट को सप्लाई करते हैं। लोकली मिनॉक्सिडिल नाम का एक सोल्यूशन होता है, वो अप्लाई करने के लिए देते हैं, कोई शैम्पू यूज करते हैं, तो उसे डेफिनेटली वो हेयर लॉस कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जहां पर भी आनुवंशिकता है, जेनेटिक है, पैटर्न हेयर लॉस है, उसके लिए कोई मेडिसिन काम नहीं करती। इस स्थिति में हमें हेयर ट्रांसप्लांट ही करना होता है। हेयर ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया आई है, या ये जो पद्धति आई है, इसको ऑलमोस्ट अभी 60 साल के करीब हो गया। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पंच ग्राफ्ट करते थे, ऐसे मोटे मोटे स्किन के टुकड़े निकाल के वहाँ पर जहाँ पर बाढ़ने से वहाँ पर लगाते थे, लेकिन इससे जो रिजल्ट आते थे वेरी अननेचुरल रिजल्ट आते थे, कुदरती रिजल्ट नहीं लगते थे, नॉर्मल नहीं लगता था। तब फिर क्या हुआ कि 1950 में एक नॉर्मन करके साइंटिस्ट है, उन्होंने ये देखा कि अगर हम बालों को जैसे कुदरती ग्रो होते हैं, कुदरती उगते हैं, उसी तरह से अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो नेचुरल रिजल्ट दिए जा सकते हैं। तो ये कैसे? तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो बाल हमारे सर पर उगते हैं वो ग्रुप्स में उगते हैं, कई 1, कई 2, कई 3, कई 4, ऐसे जो गुच्छे होते हैं, ये गुच्छे को हम फॉलिकुलर यूनिट्स बोलते हैं। और जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसी तरह से यूनिट वाइज हम ट्रांसप्लांट करते हैं, इसलिए टेक्निक को हम फॉलिकुलर यूनिट टेक्निक कहते हैं। ये हेयर ट्रांसप्लांट है, एक साइंस है, ये प्रक्रिया जो है साइंस है। और आज जो जमाना है ना, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जमाना है, जिसके तथ्य हमारे सामने है वही तथ्य के आधार पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। हम एम्पिरिकल यानी जिसके कोई तथ्य नहीं है उसके वो टेक्निक या वो दवाई हम किसी पेशेंट के इलाज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो पिछले 40 साल से हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक एस्टेब्लिश टेक्निक हो गई है, साइंस है, एविडेंस बेस्ड टेक्निक है। तो इसके बारे में समाज में बहुत डर है। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में लोगों को लगता है इससे ब्रेन पर साइड इफेक्ट होता है, स्किन खराब हो जाती है, स्किन का कैंसर होता है, आंखें खराब हो जाती है, बाल आते नहीं, आए तो साल 2 साल रहते हैं, ऐसे कई बातें इसमें लोगों के मन में है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है एब्सोल्युटली एविडेंस बेस्ड सेफ सर्जरी है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट करते समय आप किसके पास से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जो डॉक्टर्स नहीं है, जो टेक्नीशियंस है, जो जिन्होंने कभी सर्जरी की ट्रेनिंग नहीं की है उनके पढ़ाई के दौरान, उस तरह के लोग भी, जैसे BMS, BHMS, डेंटिस्ट, इस तरह के लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ये एक क्या बोल सकते हैं उसको, घातक प्रकार है ये। तो हेयर ट्रांसप्लांट करते समय जो बंदा क्वालिफाइड है, जो डॉक्टर क्वालिफाइड है, उसका क्वालिफिकेशन हो चुका है और जिनका मिनिमम 3 साल का सर्जरी में ट्रेनिंग हुआ है, ऐसे ही लोगों से हेयर ट्रांसप्लांट करना। हेयर ट्रांसप्लांट ये जो है एकमात्र ऐसी सर्जरी है जो खाते पीते सर्जरी की जा सकती है। इसका मैं अभी बताऊंगा कि ये लोकल एनेस्थीसिया में होती है, स्थानिक सूंघनी में होता है। जितने एरिया में हमें हेयर ट्रांसप्लांट करने उतने ही एरिया में हम सूंघनी देते हैं। इससे क्या होता है कि आप फुल्ली अलर्ट रहते हैं, हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। आप लंच ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है, तो खेलते खेलते होने वाली एकमात्र सर्जरी है और इसमें आपको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी अच्छी तरह की दवाइयाँ हमारे पास है कि आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, एब्सोल्युटली पेनलेस सर्जरी बोल सकते हैं हम। हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया करने के लिए किस प्रकार का फिटनेस वो आता और मरीज को चाहिए? देखिए, जनरली क्या होता है, जो पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आते हैं वो फिट ही रहते हैं, बट हम पूरा उनका क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं। हम उनको जैसे कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई क्रॉनिक बीमारी तो है नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन देखते हैं, आपका TLC DLC देखते हैं, आपका ब्लड शुगर देखते हैं, हम आपका BP जांच कर लेते हैं। तो ये जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन, ECG अगर किसी में इंडिकेटेड है तो ECG कराते, एक्सरे कराते, किसी के और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो थोरोली इन्वेस्टिगेट करके ही हम पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं। तो बाकी सर्जरी के लिए जिस तरह से फिटनेस लेना होता है, इसी तरह का इसमें हम फिटनेस लेते हैं। मैं पिछले 14 साल से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहा हूँ और पिछले 14 साल में मैंने 3000 के ऊपर हेयर ट्रांसप्लांटेशन किए। मुझे बड़ा गर्व है कि इन 3000 में से 700 के ऊपर डॉक्टर्स है, 3 न्यूरोसर्जन्स का किया है, मोर देन 50 ब्यूरोक्रेट्स का लिया है, कई नामी गामी पॉलिटिशियंस है, उन्होंने भी मेरे पास से कराया है। तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है और
काफ़ी हैप्पी कस्टमर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जैसे मैं 90% प्रोसीजर मैं खुद परफॉर्म करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। मैं सिर्फ टेक्नीशियन के भरोसे नहीं काम करता। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उन्होंने मैक्सिमम टाइम सर्जरी में खुद का योगदान देना चाहिए, खुद करना चाहिए। टेक्नीशियन के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए अगर आपको सही में अच्छे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट चाहिए तो। हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा एक लेजर थेरेपी भी है। हम साइक्लिक ट्रीटमेंट करते हैं जिससे बालों को हेल्दी करा सकते हैं, जिनमें आनुवंशिकता नहीं उसमें बालों को रीग्रो भी करा सकते हैं। और एक रोबोटिक यूनिट है हमारे पास जो एफयूवी टेक्निक के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी हमारे डिस्कशन में ये छूट गया कि हेयर ट्रांसप्लांट दो तरीके से होता है, एक एफयूटी और एफयूवी। एफयूवी यानी ये फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि एक पंच और मोटर रहती है और एक रोबोटिक यूनिट है हमारे पास जिसके द्वारा एक एक यूनिट हम निकालते हैं। ये टेक्निक द्वारा एक सीटिंग में 4000 4,500 तक यूनिट हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें क्या होता है कि मिनिमम पेन होता है, रिकवरी फास्टर होती है और इसमें स्कार नहीं रहता, ऑलमोस्ट छोटे छोटे स्कार्स रहते हैं एब्सोल्युटली। दूसरी एक जो टेक्निक होती है इसे हम स्ट्रिप टेक्निक या एफ्यूटी टेक्निक बोलते हैं। इसमें हम सर के पीछे से जो एरिया होता है वहाँ से एक स्किन की स्ट्रिप निकालते हैं, फिर वहाँ पर जो गड्ढा बन जाता है उसको टाके लगा के बंद कर देते हैं। तो वहाँ पर एक स्कार के एक हल्का सा लंबा स्कार रहता है और उसमें से फिर वो स्ट्रिप निकालते हैं, उसमें से एक एक यूनिट निकाल के फिर हम यहाँ पर इम्प्लांट करते हैं। देखिए मैं सभी दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर है, एक साइंस है। इसमें किसी भी तरह के कोई मिथ्स नहीं और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, इजीली अवेलेबल है। पहले 20 साल पहले ऐसे ज़माना था कि एक बड़े बड़े शहरों में होता था। आज अपने यहाँ पर भी इवन नागपुर में आप देखेंगे तो 10 से 15 सर्जन से जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। बट करते समय सिर्फ एक ध्यान रखिएगा कि आपने क्वालिफाइड सर्जन से करना चाहिए। जो डॉक्टर इस प्रोसीजर के लिए क्वालिफाइड है उसी से करना चाहिए। टेक्नीशियन या जो क्वालिफाइड नहीं है ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आपको अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए तो या कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है और अच्छे 100% रिजल्ट चाहिए तो। दूसरी बात, मुझे अगर मिलना है तो मेरा क्लिनिक सोमवार से शनिवार तक शुरू रहता है। इसमें सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक शुरू रहता है। मेरा वेबसाइट है www.saundarycity.com और मेरा नंबर है 9324239805। इसके ऊपर आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं और कंसल्टेशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं।